सो हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं हमारा 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर को आज हम एक शॉट इसका खत्म करेंगे और मैं इसके 3 शॉट डालूंगी। एक तो ये आपके पास आ गया और 2 और आएंगे। इस शॉट में हम कंप्लीट नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस को कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो और बायोलॉजी की हमने स्टार्टिंग किया है सेकंड चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि इससे थोड़ा सा रिलेटेड है ताकि वो आपको थोड़ा सा आसान लगे, इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ। तो देखो, बायोलॉजी का क्या मतलब होता है। बायोलॉजी का मतलब होता है हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, फिर चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो कोई एनिमल हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करती हूँ कि हम किसी भी चीज को हम लिविंग कब बोलेंगे, यानी कि ये जो कुछ भी है, जैसे इंसान है या कोई और अदर एनिमल है, हम उसको लिविंग कब बोलेंगे कि वो लिविंग है, वो जिंदा है। सोचो, कई फ्रेंड्स के मन में ये मैसेज आया होगा या फिर ये सिग्नल आया होगा कि हम उस ऑर्गेनिज्म को लिविंग बोलेंगे जब वो सांस ले रहा हो, जब वो कुछ अपनी मूवमेंट शो कर रहा हो, और ऐसे अदर रीजन आ सकते हैं। बट अगर मैं सिंपली बताऊं तो मान लो यहाँ पे आपको किसी ने कोई सुई लिया हुआ था, किसी ने आपको यहाँ पे ऐसे लगा दिया सुई को, तो आप क्या करोगे? एकदम अपना हाथ ऐसे हटाओगे। एकदम अपना हाथ ऐसे हटाने से वो जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है वो हमारे सीएनएस से हुआ है, वो मैं आपको आगे चैप्टर के अंदर बताऊंगी। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जब हमारे पास कोई भी स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन आवर सराउंडिंग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो बॉडी होती है जब हमारे पास कोई भी स्टिमुलस आए तो हम उसके लिए कोई भी अपना रिस्पॉन्स शो करें। इसी को हम वो बोलते हैं रिस्पॉन्स देना। स्टिमुलस आया, हमने उसको रिस्पॉन्स दिया, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्स कर दिया वही ऑर्गेनिज्म हमारा कहलाएगा क्या? लिविंग। तो अब देखो, स्टिमुलस की यहाँ पे डेफिनेशन है, इट इज अ चेंज कंडीशन और फैक्टर इन द इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि जो हमारी पूरी बॉडी है वहां पे कुछ हो सकता है, जैसे कि हमें वोमिटिंग होती है। वो क्यों होती है? हमारे जो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, इसमें कुछ आगे बताऊंगी वो भी मैं क्यों होती है। इसमें कुछ होता है तो वहां से हमें वोमिटिंग भी होती है। ये क्या? ये है इंटरनल इन्वायरमेंटल कोई भी चेंज। तो कोई भी चेंज आए या चाहे तो फिर वो हमारी बॉडी के अंदर आए चाहे बॉडी से बाहर, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में आए, इसे हम स्टिमुलस बोलेंगे। दैट रिजल्ट इन चेंज द एक्टिविटी और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमें उसकी तरफ रिस्पॉन्स हमारा शो करना होगा। अब जैसे स्टिमुलस, एक तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि हमें जब कोई सुई छुए, कोई साउंड का हो सकता है। अगर कोई यहाँ पे लाउड स्पीकर लाके बजाने लग जाए तो हमारा कुछ ऐसा एक्शन होगा, हम अपने कानों को बंद कर लेंगे। और भी ऐसे हो सकता है, जैसे यहाँ पे कोई भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज रखी हो जिसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही हो, तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर बहुत ज्यादा खराब स्मेल आ रही होगी तो हम वहां से दूर जाएंगे या फिर अपनी नाक को ऐसे ढकेंगे। ये सब कुछ, तो ये सब हमारे क्या है? ये सब है हमारे पास स्टिमुलस। अब रिस्पॉन्स देखो क्या होता है। स्टिमुलस से स्टिमुलस जब भी आया हमारे पास तो हमें क्या करना होता है? हमें उसका कोई भी अपना एक्शन शो करना पड़ता है। हमारा जो भी एक्शन या फिर जो भी हमारा रिएक्शन होता है वो हमारा होता है रिस्पॉन्स। देखो, अ रिस्पॉन्स इज द स्पेसिफिक रिएक्शन ऑन ऑर्गेनिज्म ऑन सॉरी यहाँ पे ऑफ आएगा ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन व्हेन इट डिटेक्ट अ स्टिमुलस। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कोई भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर लेगा तो वो अपना कोई भी रिएक्शन शो करेगा। कोई भी स्पेसिफिक रिएक्शन हो सकता है, तो वो जब कोई भी अपना रिएक्शन शो करेगा, उसी रिएक्शन शो करने को हम क्या बोलेंगे? वो हो जाएगा हमारा रेस्पॉन्स। ठीक है। अब नर्वस टिश्यू अगर आपको रिकॉल कर पा रहे हो तो करो। 9th क्लास में हमने चैप्टर जो हमारा 2 था टिश्यू, उसके अंदर हमें 4 टाइप के टिश्यू पढ़े थे। फोर्थ था हमारा नर्वस टिश्यू। अगर उसे याद हो तो याद करने की प्लीज कोशिश करो। उस नर्वस टिश्यू में हमारे पास क्या थे? उसमें थे हमारे पास न्यूरॉन्स। उसमें थे हमारे पास न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स के ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? नर्वस टिश्यू। एक थोड़ा सा साइकिल बता देती हूँ। हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी है? वो बनी है सेल से। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। सेल से मिलके क्या बने? टिश्यू। टिश्यू हमारा सेकंड चैप्टर था, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। फिर टिश्यू से मिलके क्या बने हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलके बने हैं ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम को मिला के कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। इनकी सबसे पहले क्या होगा? सेल होगा, एक सिंगल सेल।
फिर जब ये पूरे सेल ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो वो टिश्यू हो जाएंगे। जब टिश्यू ग्रुप के अंदर आके कोई स्पेसिफिक काम करेंगे तो हम उसे ऑर्गन बोलेंगे। जब बहुत सारे ऑर्गन आके अपना कोऑर्डिनेटरी, इसका मतलब बताऊंगी चैप्टर का, हम स्टार्टिंग में चैप्टर का मीनिंग समझेंगे क्या होता है बस एक पेज को कंप्लीट करने के बाद। तो कहाँ पे आ गए थे, ऑर्गन। जब ऑर्गन कई सारे मिलके काम करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो होगा ऑर्गन सिस्टम। और जब ये ऑर्गन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसे ही हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। ओके, ये पूरी साइकिल ऐसे होता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। अब इतना समझ आया। नर्वस टिश्यू प्लेज अ की रोल needing both receptor and effector to sense and response the stimuli effectively। यानी कि अब यहाँ पे क्या लिखा है, हम इस चैप्टर में न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स को क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या काम करते हैं, सब कुछ। अब नर्वस टिश्यू जो होता है वो बहुत ही की रोल प्ले करता है रिस्पॉन्स को शो करने के लिए। और इसको किस किस की जरूरत होती है, रिसेप्टर की और इफेक्टर की। रिसेप्टर भी बताऊंगी। अब जैसे वो सुई चुभने वाला जो एग्जांपल था, यहाँ पे मुझे किसी ने सुई चुभाई, तो यहाँ पे क्या है, मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे किसी ने मुझे सुई चुभाई है। तो जो यहाँ पे सेल है, यहाँ पे नर्व सेल, आगे बात करेंगे, जो हमारे यहाँ पे नर्व सेल है वहां पे डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स के ऊपर रिसेप्टर लगे होते हैं। रिसेप्टर से जो भी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस क्या था, सुई, जो भी स्टिमुलस आया वो यहाँ से रिसीव हुआ, ब्रेन के पास गया, और मेरा एक्शन क्या आया, रिफ्लेक्स एक्शन, कि मैंने अपने हाथ को ऐसे पीछे कर लिया। ठीक है, इतना समझ आया। यानी कि इससे रिसेप्टर और इफेक्टर। इफेक्टर क्या होगा, यहाँ पे जो हमारे हाथ है ऐसे, ये क्या हुआ, इसने जो भी रिस्पॉन्स शो किया, तो यहाँ पे कौन था, यहाँ पे इफेक्टर। इफेक्टर यहाँ की मसल, वो मसल ऐसे पीछे होगी। यानी कि रिसेप्टर भी चाहिए और इफेक्टर भी चाहिए। तब क्या करेगा, तब नर्वस टिश्यू इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा अपने रिस्पॉन्स को शो करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हम बढ़ जाते हैं कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, एवरीथिंग। न्यूरॉन्स को पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं रिसेप्टर की, और उससे भी पहले हम बात कर लेते हैं हमारे चैप्टर की नेम की। चैप्टर का नेम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले मैं वैसे चैप्टर का नेम नहीं बताती, बट टॉपिक थोड़ा ऐसा था, बताना जरूरी था फर्स्ट पेज पे। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आप लोग खुद सोचो कि आपको क्या समझ में आ रहा है। कंट्रोल का मतलब हम किसी चीज को अपने कंट्रोल में रखें। जैसे मेरे हाथ है, ये मेरे कंट्रोल में, मैं से आगे ले जाऊं, पीछे करूं, कहीं ऊपर ले जाऊं, नीचे करूं। ओके। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है किसी भी पूरे ऑर्गेनाइज सिस्टम का मिलजुल कर किसी एक काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना। हमारा जो दोनों ये मेन वर्ड्स हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट्स द नेम ऑफ आवर चैप्टर। इसका मीनिंग यही होता है। कंट्रोल का मतलब होता है हमारे कंट्रोल में कोई चीज करना या फिर कुछ भी ऐसा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कई सारी चीजों का वेल एंड ऑर्गेनाइज तरीके से मिलजुल कर अच्छा, मतलब कोई काम परफॉर्म कर लेना। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ये दोनों चीजें होती हैं। हमारे बॉडी पर हमारा कंट्रोल भी होता है, कई जगह पर नहीं भी होता, चैप्टर के अंदर आएगा। कोऑर्डिनेट भी करती है हमारी बॉडी, यानी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन है जो मिलजुल कर किसी एक काम को बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब न्यूरॉन्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिसेप्टर्स की एंड इफेक्टर की। तो देखो, रिसेप्टर वैसे तो मैंने आपको बता दिया रिसेप्टर एंड इफेक्टर क्या होता है, बट थोड़ा और इवनली बताने के लिए यहाँ पे थोड़ा अच्छे से डेफिनेशन लिखी है, वो बता देते हैं। देखो लिखा है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन दैट डिटेक्ट्स एनवायरमेंटल चेंजेस फाउंड इन सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के बारे में आगे बात करेंगे, अभी टेंशन मत लेना। देखो, रिसेप्टर क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन। और न्यूरॉन का हम आगे स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, वहां पे बताऊंगी। न्यूरॉन की जो स्पेशलाइज्ड टिप होती है, अगर आपको याद हो तो वो डेंड्राइट होती है। वहां पे जो रिसेप्टर है वो लगे होते हैं, दैट डिटेक्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। जितने भी इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं वो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं। अब इफेक्टर क्या होते हैं, इफेक्टर दो हो सकते हैं, या तो हमारी कोई भी मसल या हमारी कोई भी ग्लैंड। ग्लैंड भी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। मसल, ग्लैंड या फिर टिश्यू। टिश्यू, अच्छा मैंने आपको क्या बताया था कि जो सेल होते हैं, सेल से टिश्यू बनता है और फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ये मैंने आपको बताया। अब कई बार क्या होता है, सेल से टिश्यू तो नहीं बन पाता, लेकिन वो टिश्यू से, मतलब टिश्यू बन जाता है, लेकिन टिश्यू से थोड़ा सा और ऊपर तरीके से हो जाता है, उसे हम ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड भी ग्रुप ऑफ सेल होता है, टिश्यू भी ग्रुप ऑफ सेल होता है, लेकिन जो ग्लैंड होता है वो टिश्यू से थोड़ा सा ऊपर की कैटेगरी में होता है, लेकिन ऑर्गन से थोड़ा सा नीचे की कैटेगरी में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया।
जितने भी हमारे मसल और जितने भी हमारे ग्लैंड टिश्यू हैं दैट एक्ट इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल, जितने भी ये जो सिग्नल आए हैं जैसे रिसेप्टर ने रिसीव किए, ये क्या करते हैं, दैट एक्ट इन रिस्पॉन्स टू सिग्नल, जितने भी सिग्नल आते हैं फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आगे बढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम से जितने भी सिग्नल आए उनको रिस्पॉन्स करने के लिए जो चीज काम आती है जैसे मसल हो गया, ग्लैंड हो गया, कोई टिश्यू होगा, उससे ही हम इफेक्टिव बोलते हैं बायोलॉजी में। अब इतना समझ में आ गया। रिसेप्टर हमारे पास 6 टाइप के हैं। 6 टाइप के सबसे पहले पढ़ लेते हैं फोटो रिसेप्टर क्या होते हैं। फोटो रिसेप्टर, दीज आर द लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर आई, यानी कि अब कोई भी जब विजुअल स्टिमुलस होगा तो यहाँ हमारी आंखें उसे देखेंगी। अब ऐसे आप याद कर सकते हो फोटो, फोटो का मतलब होता है हम ऐसे फोटो किसी की लगी है या मोबाइल में, उस फोटो को देखते हैं, देखते कैसे हैं, आंखों से। तो इतना याद रखना कि जो फोटो रिसेप्टर होते हैं ये हमारी आईज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या काम होता है, जितनी बार हमारे विजुअल स्टिमुलस आए या फिर लाइट सेंसिटिव होते हैं, ये जितने भी हमारे लाइट या फिर विजुअल स्टिमुलस बोल सकते हैं, जब वो आएंगे तो वो उन्हें कैप्चर करेंगे या फिर रिसीव करेंगे। वो कौन से रिसेप्टर होते हैं, वो होते हैं हमारे पास फोटो रिसेप्टर। अब ऑल फैक्ट्री, आर का मतलब यहाँ पे रिसेप्टर, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर क्या करते हैं, दीज आर द स्मेल सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट इन नोज। अब ऑल फैक्ट्री का यहाँ पे कोई ऐसे निमोनिक नहीं बन सकता, ऑल फैक्ट्री जैसे फैक्ट्री, हाँ ऐसे आप कर सकते हो। अब जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से धुआं निकल रहा है और धुएं की कभी मतलब खुशबू, खुशबू तो नहीं बोल सकते, मतलब जो धुएं की स्मेल होती है वो अच्छी नहीं होती। तो स्मेल को स्मेल कैसे किया जाता है, वो नोज से किया जाता है, यानी कि ऑल फैक्ट्री जो हमारे रिसेप्टर है वो हमारे नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या काम करते हैं, स्मेल सेंसिटिव रिसेप्टर होते हैं, यानी कि जितनी भी हमारी हमें स्मेल आ रही है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो सब कौन रिसीव करते हैं, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। अब बात कर लेते हैं फोनो रिसेप्टर की। फोनो, फोनो से क्या क्या याद आ रहा है, फोन, फोन है हमारे पास, हम फोन पे बात करते हैं। तो फोन कैसे बात करते हैं, हम सुनते हैं अपने कानों से, तो कानों में फोनो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द साउंड सेंसिटिव, साउंड सेंसिटिव यहाँ पे रिसेप्टर है या लिख लेना, दीज आर द साउंड सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट इन इनर ईयर। ये जो जितने भी रिसेप्टर होते हैं ये हमारे इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्या करते हैं, साउंड सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो भी ऑडिटरी जितने भी स्टिमुलस आएंगे वो उन्हें कैप्चर या फिर उन्हें रिसीव करने का काम किनका होता है, फोनो रिसेप्टर का। वो कहाँ पे होते हैं, हमारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इतना समझ आया। 3 टाइप के हमारे रिसेप्टर हो गए, 3 और पढ़ने, कौन कौन से हो गए, फोटो होगा, ऑल्फैक्टरी होगा, फोन होगा। मैंने इनकी लोकेशन बता दी। फोटो की लोकेशन है आईज में, ऑल्फैक्टरी की है नोज में, और फोनो की है ईयर में। अब नेक्स्ट हम करेंगे गस्टैटरी, थर्मो एंड थिग्मो। गस्टैटरी रिसेप्टर होता है हमारा टंग के अंदर, थर्मो एंड थिग्मो होते हैं हमारे स्किन के अंदर। अभी डेफिनेशन से पता चल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम बढ़ जाते हैं जो हमारे 3 रिसेप्टर लेफ्ट थे उनके तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था गस्टैटरी है, थर्मो है एंड थिग्मो। देखो वो क्या क्या होते हैं। गस्टैटरी रिसेप्टर, दीज आर द टेस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द टंग, यानी कि जो हमारी टंग होती है, जो हमारी जीभ होती है, उसके ऊपर ये प्रेजेंट होते हैं, जिनका नाम होता है गस्टैटरी रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, ये टेस्ट सेंसिटिव रिसेप्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें टेस्ट बताएंगे कि कोई चीज कितनी ज्यादा कड़वी है, कितनी ज्यादा मीठी है, कितनी ज्यादा खट्टी है। ऑल एवरीथिंग जितने भी हमारे टेस्ट होते हैं वो सब हमारे गस्टैटरी रिसेप्टर हमें बताते हैं। अब इसको याद करने के लिए गस्टैटरी, हम इसे गस्टैटो भी बोलते हैं, गस्टैटरी भी बोलते हैं, दोनों से ही। गस्टैटो, गस्टैटो से थोड़ा ऐसे बनाना आ रहा, मतलब गस्टैटो टेस्टो, गस्टैटो टेस्टो। तो मतलब गस्टैटरी रिसेप्टर जो है वो टेस्ट के लिए होते हैं, ये टेस्ट सेंसिटिव हमारे रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ याद रख लो, अगर वैसे ही याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब थिग्मो रिसेप्टर क्या होता है, दीज आर द टच सेंसिटिव रिसेप्टर फाउंड इन द स्किन। थिग्मो रिसेप्टर ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो कि टच के लिए सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे मैं मान लो ऐसे मुंह करके खड़ी, किसी ने मुझे ऐसे पीछे से आके हाथ लगाया, तो मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे जो रिसेप्टर प्रेजेंट है उसका नाम है थिग्मो रिसेप्टर। ये टच के लिए सेंसिटिव होता है, जो कि हमारे स्किन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब थर्मो रिसेप्टर क्या होता है, थर्मो रिसेप्टर, दीज आर द टेम्परेचर सेंसिटिव रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्किन, यानी कि जितने भी हमारे, अब जैसे यहाँ पे मान लो किसी ने क्या किया, किसी ने यहाँ पे गर्म पतीला रख दिया और मुझे दिखा नहीं, मतलब वैसे मेरा ऐसे हाथ लग गया, तो मुझे एकदम से गर्म लगे, मैं एकदम अपने हाथ पीछे करूंगी, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो मेरे रिसेप्टर थे उन रिसेप्टर का नाम है थर्मो रिसेप्टर। है यहाँ पे थिग्मो भी, है यहाँ पे थिग्मो भी,
फिग्मो से मुझे ये पता चला कि टच हुआ है, और थर्मो से मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो टेम्परेचर वो कैसे है। टेम्परेचर होता तो मैंने अपने हाथ एकदम एकदम से ऐसे पीछे कर लिया। ठीक है, इतना समझ आया। एक बार थोड़ा सा इन तीनों को बता देती हूँ। गस्टैटरी रिसेप्टर हमारे वो रिसेप्टर होते हैं जो टंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और टेस्ट के बारे में हमें बताते हैं। थिग्मो रिसेप्टर वो हमारे रिसेप्टर होते हैं जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमें टच के बारे में बताते हैं। थर्मो रिसेप्टर हमारे वो रिसेप्टर होते हैं जो स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हमें टेम्परेचर के बारे में बताते हैं। एक बार 6 के 6 को दोबारा करते हैं। फोटो रिसेप्टर आइज में विजुअल स्टिमुलस के लिए, फोटो रिसेप्टर ईयर में ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए, तीसरा कौन सा था ओल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज के अंदर जो कि हमें स्मेल के बारे में बताता है। गस्टेटरी रिसेप्टर हमारे टंग के अंदर जो कि हमें टेस्ट के बारे में बताता है। थर्मो रिसेप्टर हमारी स्किन के अंदर जो हमें टेम्परेचर के बारे में बताता है। थिग्मो रिसेप्टर वो भी हमारे स्किन के अंदर जो कि हमें कोई भी टच के बारे में बताते हैं। ये हमारी हो गई रिसेप्टर की कहानी फिनिश। इससे ज्यादा हमें रिसेप्टर पढ़ने भी नहीं है, और यहाँ पे भी मैंने आपको मोर देन इनफ करवा दिया, क्योंकि एनसीईआरटी इतने सारे भी नहीं दे रही है। एनसीईआरटी में मुश्किल से 2 या 4 है, मैंने यहाँ पे आपको 6 करवा दी। अब देखो, जो हमारा चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो हमारी बॉडी में 2 तरीके से होता है। एक तो होता है नर्वस सिस्टम से, और एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स एक्ट करते हैं, और एंडोक्राइन सिस्टम में हमारे पास हॉर्मोन्स होते हैं। ये दोनों हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं। अब देखो, जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम होता है वो भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको हम सीएनएस से लिखते हैं और इसको हम पीएनएस से लिखते हैं। कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल यानी कि जो हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है इसके अंदर ब्रेन, ये ब्रेन, और एक होती है स्पाइनल कोड। ब्रेन के बारे में तो सबने सुना होगा, स्पाइनल कोड के बारे में अभी सुन लोगे 10th क्लास के चैप्टर में। ठीक है, और पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक बार इसी के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन, ब्रेन हमारे बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में है, यानी कि हमारी जो बॉडी जितना भी सेंटर का पार्ट है ये होता है हमारा सीएनएस के अंदर। यहाँ पे ब्रेन है, और पीछे यहाँ पे जो है हमारी बैकबोन होती है, इसे हम बायोलॉजी में वर्टिब्रल कोलम बोलते हैं। साइंटिफिकली वर्टिब्रल कोलम बोला जाता है, वैसे हम बैकबोन भी बोल देते हैं जनरली। इस वर्टिब्रल कोलम के बिल्कुल बीच में एक पतली सी होती है, उसको हम बोलते हैं स्पाइनल कोड, और वो हमारे ब्रेन से अराइज होती है। यानी कि ये जो यहाँ पे हमारा ब्रेन है, इससे यहाँ से पीछे से निकलेगी कौन? स्पाइनल कोड। ठीक है, ये होती है हमारे सीएनएस के अंदर। ये जो इतना यहाँ से यहाँ तक का जितना भी सिस्टम है, इसको हम बोलते हैं सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो बच गया यानी कि जो हमारे हाथ हैं दोनों, जो हमारे पैर है दोनों, ये जितना भी पार्ट है ये आता है हमारा पीएनएस के अंदर। ठीक है, इसके अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं, ऐसे कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता, न्यूरॉन्स ही होते हैं यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम मूव ऑन करते हैं न्यूरॉन्स के ऊपर। अब फाइनली मैं आपको न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप, न्यूरॉन का पार्ट, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग मैं अब आपको कवर करवाने वाली। ठीक है, चलो तो फिर अब चलिए देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, आपको सारा आसानी से समझ आ जाएगा। देखो, न्यूरॉन या फिर नर्व सेल हम इसे बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या होता है। न्यूरॉन आर द कोर फंक्शनिंग पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। कोर का मतलब होता है सबसे नींव, या फिर हम बोल सकते हैं जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम के। ठीक है, ये न्यूरॉन के बारे में इसकी थोड़ी सी आसान लैंग्वेज में एक लाइन में डेफिनेशन होगी। अब इसका स्ट्रक्चर देखो क्या होता है। कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? सबसे पहले ये जो आपको थ्रेड लाइक या फिर ब्रांच जो भी आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं हम इन्हें? इन्हें बोलते हैं हम डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स के ऊपर ही रिसेप्टर्स लगे होते हैं, जो हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हमने 6 टाइप के रिसेप्टर्स को पढ़ा है। वो रिसेप्टर इन्हीं के ऊपर लगे होते हैं। इन्हीं से कोई भी इंफॉर्मेशन है या फिर किसी हाँ इंफॉर्मेशन नहीं बोल सकते हैं, कोई रिसीव की गई है रिसेप्टर से या फिर दूसरे न्यूरॉन से, जब ये इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले ये डेंड्राइट के पास ही आती है। ठीक है, फिर डेंड्राइट जो है वो इसको भेज देता है इस वाली जगह पे। इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी, या फिर अगर आपको ध्यान हो तो हमने 9th क्लास में इसे सोमा और साइटोन भी बोला था। ठीक है, ये तीनों वर्ड ही यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तीनों एक ही चीज है, साइटोन, सेल बॉडी और सोमा। इसी पार्ट को बोलते हैं। कौन कौन से?
ये जो बीच वाला पार्ट है और जो ये डेंड्राइट्स है इनको मिला के, ठीक है। ये जो पार्ट है, अब यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये न्यूक्लियस, इसको बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं, अलग से दिखाई देगा ये है हमारे पास न्यूक्लियस। और जो है बिल्कुल साइड में इसकी न्यूक्लियस के, सभी को पता है न्यूक्लियस के साइड में यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है और सेल्स की तरह। अब ये जो मैंने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाए हैं जो ये दाने से हैं, इन्हें हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। इन्हें हम बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस राइबोसोम। अगर याद हो तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, और वो प्रोटीन काम आएंगे, अभी बताऊंगी कैसे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे निसल्स ग्रेन्यूल है, इनके अंदर क्या क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ओके, इतना क्लियर हुआ। दो चीजें हमने पढ़ी है डेंड्राइट और साइटोन के बारे में। साइटोन के अंदर ही न्यूक्लियस है, निसल्स ग्रेन्यूल है। जो डेंड्राइट मैसेज को रिसीव करेंगे वो साइटोन को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। अब इतना होने के बाद यहाँ पे जो ये आपको रोड लाइक सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सोन। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्सोन। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सेल बॉडी से स्टार्ट होता है, और ये वाला स्ट्रक्चर होता है नर्व एंडिंग, यहाँ पे जाके ये खत्म हो जाता है, यानी कि सेल बॉडी से स्टार्टिंग और नर्व एंडिंग से इसकी एंडिंग, ठीक है। ये क्या करता है, जो भी मैसेज आया, अब पहले डेंड्राइट फिर साइटोन और फिर यहाँ से ट्रेवल करके ये नर्व एंडिंग के अंदर जाता है। अब जो ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं इन्हें हम बोलते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ क्या करती है, अब जैसे हमारे घर पे वायर्स होते हैं, कॉपर वायर, उसमें से क्या करता है, करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो करने के मतलब करंट फ्लो करता है, अगर हम उन्हें डायरेक्ट हाथ लगाएंगे तो हमें भी करंट लग सकता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक की एक कोटिंग करते हैं, वो प्लास्टिक की अदर एक पाइप जैसी सी कुछ मतलब कुछ ब्लैक लेयर चढ़ा देते हैं। वो क्या करती है, वो हमें शॉक से बचाती है। ऐसे यहाँ पे माइलिन शीथ है। अब जैसे वो जो प्लास्टिक है वो भी नॉन कंडक्टर है, मतलब इंसुलेटर है, ऐसे ये माइलिन शीथ है। ये क्या करती है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आया ताकि वो यहाँ से बाहर ना चला जाए, इसलिए यहाँ पे माइलिन शीथ है, वो उसको प्रोटेक्ट करती है कि यहीं पे रहना है, कहीं बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ जाती है हमारी नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग में जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है वो ऐसे किसी एक के अंदर चला जाता है, या फिर हो सकता है किसी 2 या 3 या सब के अंदर चला जाए, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। यहाँ पे क्या होता है, ये तो इतना नर्व एंडिंग हो गया। अब जो ये लास्ट में सर्कल लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये होती है हमारी मेन नर्व एंडिंग। और इसके अंदर क्या होते हैं, ये जो क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो राइबोसोम ने जिस प्रोटीन की सिंथेसिस की थी वो यहाँ पे स्टोर किया जाता है, और उस प्रोटीन का नाम है, उसे हम एक केमिकल बोलते हैं, उसका नाम है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये केमिकल क्या करता है, अब जो भी नर्व इम्पल्स आएगा वो पहले एक बार दोबारा बता देती हूँ। पहले डेंड्राइट, साइटोन, एक्सोन, नर्व एंडिंग, और फिर यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर ये इन सर्कल लाइक कंटेनर के अंदर स्टोर होते हैं। जो भी सिग्नल आएगा उसे यहाँ पे कोई और न्यूरॉन होगा, बना लेते हैं एक सेकेंड। तो ये इरेज कर दिया, अभी थोड़ा सा बना लेते हैं स्ट्रक्चर। ये यहाँ पे कोई और न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, क्या ये दूसरा न्यूरॉन, यहाँ पे इसके न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट, ये साइटोन, यहाँ पे एक्सोन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान हो, एक ये न्यूरॉन है, एक ये न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम 9th क्लास में क्या बोलते थे, उसे बोला जाता है साइनेप्स। क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है, दो न्यूरॉन के बीच के गैप को हम साइनेप्स बोलते हैं। और यहीं पे जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रहेगा वो पूरे एक्सोन के अंदर अपनी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो नर्व एंडिंग है इनके अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर जो कि केमिकल है। और जब ये बाहर जाएगा, यानी कि नर्व एंडिंग से जब ये साइनेप्स के अंदर जाएगा, तो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल के अंदर चेंज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड से ट्रेवल करती है। ऐसे ही जो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है
ये भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो यहाँ पे केमिकल में इसलिए बदला जाता है क्योंकि इसकी फास्टनेस के कारण ये कहीं पे भी जा सकता है। अब हो सकता है यहाँ पे कोई न्यूरॉन हो, यहाँ पे भी कोई न्यूरॉन हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, तो ये ऐसे यू टर्न भी ले सकता है। उससे तो हमारा जो मैसेज है वो सीएनएस तक जा ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे जो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसे हम केमिकल इम्पल्स या फिर केमिकल के अंदर हम इसे चेंज कर देते हैं ताकि दूसरी जगह पे ना जाए, और फिर इस केमिकल को यहाँ पे लगे डेंड्राइट जो है वो रिसीव कर लेते हैं और फिर वो साइटोन को दे देते हैं। ये पूरी प्रोसेस होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की। ठीक है, हम आगे भी बात करेंगे इसके बारे में जब ये वीडियो की एंडिंग होगी। तो लास्ट टॉपिक यही रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये पूरा स्ट्रक्चर था। क्या क्या याद रखना है हमें? सबसे पहले डेंड्राइट, फिर साइटोन, साइटोन के अंदर न्यूक्लियस और मेसल्स ग्रेन्यूल। वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना याद रख पाओ तो बेशक से मत रखना, लेकिन न्यूक्लियस, डेंड्राइट, साइटोन ये याद रख लेना। उसके बाद आ जाती है एक्सोन। एक्सोन प्रोटेक्टेड है किससे? माइलिन शीथ से। उसके बाद आ जाती है क्या? नर्व एंडिंग। ये पूरा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास न्यूरॉन का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बारे में जो जो मैंने पार्ट बताए इनकी मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देती हूँ कि कैसे क्या होते हैं, ताकि थोड़ा आपको क्लैरिफाई मिल जाए, आंसर राइटिंग का आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्या लिखना होता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। हमने न्यूरॉन के पूरे स्ट्रक्चर को कंप्लीटली पढ़ लिया है, कैसे नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन होता है वो भी पढ़ लिया। थोड़ा सा और इसके बारे में है वो भी आगे बताऊंगी कि न्यूरॉन के पार्ट्स को कंप्लीट करने के बाद। अब यहाँ पे प्योरली एकदम डेफिनेशन लिखी हुई है हर पार्ट की। देखो, सबसे पहले डेंड्राइट क्या होता है? ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दैट गैदर्स इंफॉर्मेशन एंड डिलीवर इट टू द साइटोन। मैंने आपको डायग्राम में सब कुछ वैसे समझा दिया, ये ओनली रीडिंग के लिए आपको समझ में आ जाएंगे। ऐसे ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं कहीं बाहर से, रिसेप्टर से या किसी और न्यूरॉन से, एंड डिलीवर इट टू द साइटोन। आपको पता चल गया साइटोन क्या होता है? द मेन बॉडी ऑफ द नर्व सेल इज नोन एज साइटोन। मेन बॉडी होती है सेल की। इट कंटेन साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जिन्हें हम स्पेसिफिकली मीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं, एंड लार्ज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का आप सभी को पता है एक बहुत मतलब हम इसे डायरेक्टर ऑफ द सेल बोलते हैं, सारे काम यही करवाता है। इसके अंदर डीएनए होता है, ऑल एवरीथिंग, ये बहुत ही डेंस होता है, आपको पता है ना इस क्लास का। ओके, एक्सोन क्या होता है? अ सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अराइजेस फ्रॉम सोमा। देखो मैंने यहाँ पे सोमा इसलिए लिखा है ताकि आपको ये वर्ड तीनों याद रहे, ताकि अगर कहीं पे एग्जाम में कहीं साइटोन लिखा होगा, कहीं सेल बॉडी लिखा होगा, कहीं सोमा लिखा होगा, आप कंफ्यूज ना हो, ये तीनों एक ही है इसलिए लिखा मैंने। ठीक है, तो ये एक सिंगल लॉन्ग और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है। ये कहाँ से अराइज होती है? सोमा से, सेल बॉडी से, या फिर साइटोन से। ये क्या करते हैं? ये इंफॉर्मेशन को साइटोन साइट ऐसे साइटोन से नर्व इम्पल्स तक पहुंचाती है। कौन? एक्सोन। ठीक है, अब सॉरी नर्व इम्पल्स तक नहीं, नर्व एंडिंग तक। नर्व एंडिंग क्या होता है? टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द एक्सोन दैट कनेक्टेड विद मसल ग्लैंड और अदर न्यूरॉन। अब जो नर्व एंडिंग है, हो सकता है किसी और न्यूरॉन के साथ कनेक्ट हो सकता है ये जो नर्व एंडिंग है ये जब सीएनएस से वापस आए हमारे रिस्पॉन्स को लेकर के, तो ये किसी ग्लैंड से कनेक्टेड हो, वो ग्लैंड से कोई फंक्शन कराए, या फिर किसी मसल से कनेक्टेड हो, वो किसी मसल से कोई भी फंक्शन करवाए। ठीक है, अब एक और मेन काम होता है नर्व एंडिंग का, इट रिलीजेस इन रिस्पॉन्स टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिटिंग द सिग्नल अक्रॉस द साइनेप्स। ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। क्या होता है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है इसको वो करवाया जाता है, केमिकल के अंदर चेंज किया जाता है। और वो जो मैं ये बता रही थी ना कि वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, वो फास्ट होना जरूरी भी है कई बार तो स्पाइनल कोड के कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब साइनेप्स के बारे में बता देती हूँ, थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं और डेफिनेशन बताती हूँ मैं आपको नर्व इम्पल्स के बारे में। ओके, इतना क्लियर है? इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे दो पार्ट और बचे हैं जो कि है साइनेप्स एंड नर्व इम्पल्स। अब देखते हैं ये क्या होता है। ये वही सारी चीजें जो कि मैंने आपको बता दिया है। साइनेप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन की एंडिंग और एक की स्टार्टिंग यानी कि डेंड्राइट, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल होते हैं जिसकी हेल्प से आगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट किया जाता है केमिकल से,
और नर्व इम्पल्स जो कि मैं आपको पूरा का पूरा बता चुकी हूँ कि ये डेंड्राइट से नर्व एंडिंग तक कैसे जाता है और ऐसे अदर न्यूरॉन्स में चलता रहता है। वो यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है। क्या है देखो, रीड करो, इंग्लिश समझ आ जाना चाहिए। द गैप बिटवीन nerve cells where chemical cross to start a similar electrical impulse in the next neuron's dendrite। वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई कि केमिकल से इलेक्ट्रिकल के अंदर बदला जाता है, जो कि नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक्टिव होता है। Nerve impulse. A nerve impulse is a gradual physiochemical change in the nerve fibers membrane। ये अभी काटो इसको, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है वरना कंफ्यूज हो जाओगे। That occurs after stimulation। यानी कि जब भी कोई भी स्टिमुलस आएगा तो ये एक ऐसा फिजियोकेमिकल होता है, ये नर्व फाइबर मेम्ब्रेन को छोड़ो, ये नर्व मेम्ब्रेन के अंदर चला जाता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, स्टिमुलस बोल रहे हैं, स्टिमुलेशन के बाद होता है। इट हेल्प्स टू सेंड द रिकॉर्ड ऑफ सेंसेशन या फिर सिग्नल फ्रॉम रिसेप्टर। ये रिसेप्टर से किसी भी सिग्नल को रिसीव करता है और सेंड कर देता है। इट ऑल्सो कैरीज इंफॉर्मेशन अलोंग द न्यूरॉन एंड थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। एक न्यूरॉन से पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम तक इस चीज को पहुंचाया जा सकता है, जो कि क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं NI यानी कि नर्व इम्पल्स। इतना क्लियर हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स के, सॉरी, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में, या फिर टाइप ऑफ नर्व सेल। ओके, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो वैसे तो सारे स्ट्रक्चर में सेम होते हैं, लेकिन उनके फंक्शन थोड़े से अलग अलग हो जाते हैं। तो इसी बेसिस पे न्यूरॉन्स को तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया। यानी कि न्यूरॉन्स के तीन टाइप होते हैं। एक है सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड कनेक्टिंग न्यूरॉन। इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं? These neurons receive stimulus from receptor with the help of dendrites and transmit the information to CNS। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? ये ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो रिसेप्टर से किसी भी स्टिमुलस की इंफॉर्मेशन को या किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं, और वो जो मैसेज आया, वो जो इंफॉर्मेशन आई है, उसे पूरा कैरी करते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। हो सकता है हमारा ब्रेन, और वो हो सकती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन जो रिसेप्टर से पूरी जो रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, इन सबके जो दूसरे नाम है वो भी याद रखना। दूसरे नाम, सेंसरी न्यूरॉन का दूसरा नाम होता है एफेरेंट न्यूरॉन। ठीक है, दीज न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज एफेरेंट न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन देखो क्या होता है। दीज न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स का नर्व इम्पल्स का मतलब होता है मैसेज, इंफॉर्मेशन। ठीक है, these neurons carry nerve impulse from CNS to the effector or organs like muscle or gland। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिसेप्टर से जो भी न्यूरॉन सीएनएस तक लेके जाएंगे वो सेंसरी न्यूरॉन। अब उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, तो जो न्यूरॉन सीएनएस से वापस लेके आएंगे किसको, रिस्पॉन्स को, कहाँ तक, इफेक्टर तक, उन्हें हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। यानी कि मोटर न्यूरॉन ऐसे न्यूरॉन होते हैं जो सीएनएस से रिस्पॉन्स कैरी करते हैं किसी इफेक्टर तक। अब इफेक्टर हमारे दो हो सकते हैं, या तो कोई भी मसल हो सकती है या कोई भी ग्लैंड हो सकता है। अब जैसे एक और रिफ्लेक्स आर्क वाला डायग्राम मैं आगे बताऊंगी मैं। हमने ऐसे हाथ को कर लिया, उसके अंदर एक ऐसे पेन है, उसके अंदर स्टीम निकल रही है, और हमने जैसे ही उसे टच किया, वैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कोई भी गर्म चीजें रखी है, मैंने यहाँ पे ऐसे टच किया, तो मैं क्या करूंगी, एकदम से अपना हाथ ऐसे पीछे करूंगी, तो यहाँ पे इफेक्टर कौन है, यहाँ पे मसल ऑफ आर्म। ठीक है, अब कई जगह पे ग्लैंड होते हैं, जैसे कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, सलाइवा जो सीक्रेट करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि इमेजिन करो कि किसी ने आपके माउथ के अंदर बिल्कुल ऐसे लेमन को स्क्वीज कर लिया। इमेजिन करो क्या होगा, हमारे माउथ के अंदर पानी आएगा, वो पानी यानी कि सलाइवा आएगा, वो कौन सीक्रेट करेगा, सलाइवरी ग्लैंड। यानी कि स्टिमुलस क्या था, मेरा बोलना, मैंने जो बोला आपने वो सुना, समझा, उस चीज को प्रोसेस किया आपके ब्रेन में, क्या हुआ, वो जो रिसेप्टर कौन थे आपके, फोनो रिसेप्टर, अभी बताया था। फोनो रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो हियरिंग स्टिमुलस को लेंगे, सीएनएस तक देंगे। सीएनएस क्या करेंगे, मतलब सीएनएस क्या करेगा, वो मोटर न्यूरॉन को बोलेगा कि वहां पे जाओ, कौन से सेक्टर के पास, या तो मसल या फिर ग्लैंड। ठीक है, अब ये मसल के पास तो गया नहीं, ग्लैंड के पास गया, कौन से ग्लैंड के पास, सलाइवरी ग्लैंड के पास। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगा, सलाइवा को सिक्रीट करवा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन किसने किया, ग्लैंड ने किया। अब इनका दूसरा नाम होता है इफेरेंट न्यूरॉन। याद रखना, ये है एफेरेंट और ये है इफेरेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कनेक्टिंग न्यूरॉन। ये क्या होते हैं, दीज न्यूरॉन,
इतना समझ आ गया। कुछ तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो सीएनएस तक लेके आएंगे, कुछ सीएनएस से वापस आएंगे। अभी कनेक्टिंग कहाँ पे होता है? These neurons are present in the brain and spinal cord, यानी कि कनेक्टिंग न्यूरॉन हमारे सीएनएस के अंदर होते हैं, वो ब्रेन के अंदर होते हैं, वो ब्रेन के अंदर होते हैं, और स्पाइनल कोड के अंदर भी होते हैं। ठीक है, दे कनेक्ट सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, यानी कि जो भी सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आएंगे और जो मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगे, वहां पे बीच में कनेक्टिंग न्यूरॉन होते हैं जो सेंसरी को मोटर से कनेक्ट करते हैं बीच में। ठीक है, अब ये कनेक्ट करते हैं, इनका दूसरा नाम होता है रिले न्यूरॉन, या फिर कई जगह इनको कनेक्टिंग न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, इंटर कनेक्टिंग न्यूरॉन भी बोलते हैं, या फिर इंटर न्यूरॉन भी। ये ऐसे चार कुछ मिलते जुलते से नाम है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? जो रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जाए। मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? जो सीएनएस से इफेक्टर तक लेके आए। और कनेक्टिंग न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन से जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तीनों के दूसरे नाम क्या क्या होते हैं? सेंसरी का एफरेंट, मोटर का इफरेंट, और कनेक्टिंग का रिले। ठीक है, इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम कर लेते हैं हमारा थोड़ा सा स्पाइनल कोड और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन वो ऐसा एक्शन होता है, जैसे मैंने सुई चुभने वाला आपको एग्जांपल दिया था। अगर कोई हमें ऐसे सुई चुभेगा तो हम एकदम से अपने हाथ से पीछे कर लेते हैं, या फिर उससे बचने की हम ट्राई करते हैं। ये सब जो हमारे सडन रिएक्शंस होते हैं, ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें ब्रेन की डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें काम हमारे स्पाइनल कोड कर रही होती है। तो इसके बारे में एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन एक डायग्राम है, उतना क्लियर मतलब उतना अच्छे से नहीं बना है, लेकिन आपको समझाने के लिए इनफ है। ठीक है, ये है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में डायग्राम। ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक का जितना भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हमारी स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड होगी ये, और यहाँ से ब्रेन की तरफ मैसेज जाएगा। जो हमारी स्पाइनल कोड है वो यहाँ से पीछे से निकलती है, इस पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। जब मैं आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगी, तो आपको वहां से क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा अब? जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक हॉट पैन या फिर पतीला रखा हुआ है, ये बिल्कुल गर्म है, जैसे कि यहाँ से भाप निकल रही है, ये दिखाई दे रहा होगा। ये अब ऐसे गर्म है, तो यहाँ पे हमारे हाथ के पास क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। दो टाइप के मैंने आपको बताया था, एक थिग्मो, एक थर्मो। टेम्परेचर को कौन डिटेक्ट करेगा? थर्मो रिसेप्टर। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे? उन्हें ये पता चलेगा कि यहाँ पे क्या है? हीट है। तो हम क्या करते हैं? अगर हमें मान लो यहाँ पे कोई भी गर्म चीज रखी है, एकदम से ऐसे हाथ लगे तो हम एकदम से ऐसे पीछे ले लेते हैं। ये क्या है? ये हमारे रिफ्लेक्स एक्शन, ये बहुत ज्यादा फास्ट और क्विक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे रिसेप्टर को पता लगा। फिर यहाँ पे जो न्यूरॉन है, ये क्या करेगा? ये इस इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेके जाएगा, और यहाँ पे सीएनएस कौन है? हमारी स्पाइनल कोड। ओके, यहाँ पे सीएनएस कौन है? स्पाइनल कोड। ये जो इसको लेके जाएगा न्यूरॉन, इसे हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी। इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जा सकता है, मतलब लेके जाता है। सीएनएस के दो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? एक ब्रेन और एक स्पाइनल कोड। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे स्पाइनल कोड के पास आएगा, तो स्पाइनल कोड को एकदम मैसेज मिलेगा, और वो बिना कुछ सोचे समझे अपना रिएक्शन दे दे कि हमें क्या करना है, यहाँ से अपने हाथ को हटा लेना है। तो यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर से जा रहा है, ये है हमारा कौन? सेंसरी न्यूरॉन, जिसको हम एफेरेंट न्यूरॉन भी बोल रहे थे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों यही नाम है। यहाँ से क्या है? यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन है, और यहाँ पे जो है, जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है, ये है हमारे पास रिले न्यूरॉन। रिले न्यूरॉन क्या करते थे? रिले, कनेक्टिंग या फिर इंटरकनेक्टिंग, तीनों एक ही हैं। ये क्या करते थे? ये सेंसरी न्यूरॉन को किससे कनेक्ट करते थे? मोटर न्यूरॉन से। यानी कि यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन कोई इंफॉर्मेशन लेके आया, या फिर स्टिमुलस कोई भी लेके आया, तो यहाँ पे जो रिले न्यूरॉन है, उसके थ्रू यहाँ पे स्पाइनल कोड पहले तो ये देखेगी क्या करना है, सोचेगी, एकदम करवा देगी। तो यहाँ पे जब ये आए, तो बीच में रिले न्यूरॉन और फिर जो मोटर न्यूरॉन है, वो रिस्पॉन्स को कैरी करेंगे कहाँ तक? इफेक्टर तक। यहाँ से जो मोटर न्यूरॉन है ये आए, ये लिखा हुआ है मैंने मोटर न्यूरॉन, और यहाँ पे इफेक्टर कौन है? यहाँ पे हमारी मसल ऑफ आर्म। क्या है? मसल ऑफ आर्म। अब जैसे यहाँ पे कोई भी गर्म चीज है, तो मैं एकदम ऐसे अपने हाथ को पीछे करूंगी, तो यहाँ पे मसल ऑफ आर्म ने काम किया, यानी कि हमारी जो यहाँ की मसल है, वो इसके अंदर इफेक्टर का काम कर रही है। ठीक है, ये डायग्राम बिल्कुल बेसिक है, कुछ और नहीं है।
यहाँ पे वैसे ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सारा काम हमने स्पाइनल कोड की हेल्प से किया, लेकिन फिर यहाँ पे मैसेज टू ब्रेन क्यों जा रहा है? अब जैसे ये जो गरम पतीले वाला जो भी सीन हुआ, आपको कभी ना कभी तो हुआ होगा आपके साथ भी, तो आपको अब ये चीज याद भी हो गई होगी कि ऐसे कोई भी गर्म चीज है तो ऐसे टच नहीं करते। कैसे याद हुआ? हमारे ब्रेन के पास जो मैसेज गया है उसने एक मेमोरी बना दी है, उस चीज की मेमोरी बना दी है कि हाँ ऐसे ऐसे गर्म चीज थी और हमारा हाथ लग गया था, अब हमें कभी भी ऐसा नहीं करना वरना हमारा हाथ जल सकता है। लेकिन ये जो मैसेज है ये तभी नहीं जाता, थोड़ा सा टाइम लगता है इसे जाने में। जैसे हम ऐसे एकदम से हाथ लगा लेते हैं फिर हमें पता चलता है अरे गर्म चीज थी यहाँ पे, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज टू ब्रेन चला जाता है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले रिसेप्टर काम करेंगे, रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी से फिर यहाँ पे आएंगे रिले, रिले से मोटर और मोटर के बाद इफेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया? कितनी चीजें होंगी? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, रिसेप्टर से इफेक्टर तक। ये डायग्राम होप्स हो कि आपको समझ आ गया होगा। इसे करने के बाद अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास चले जाते हैं। अब जो मैंने आपको पूरा डायग्राम समझाया रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में, इसी को थोड़े से राइटिंग फॉर्म में करके देखते हैं कि कैसे क्या कुछ हो रहा है। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज द सडन रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द स्टिमुलस विदाउट द विल ऑफ एनिमल। जो ह्यूमन है वो एनिमल किंगडम के अंदर ही आते हैं। ओके, तो देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का जो कि हमारी विल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, मतलब हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि हम इसको रिस्पॉन्स देना चाहेंगे या ना चाहेंगे, हम रिस्पॉन्स देंगे या नहीं देंगे, अभी देंगे या बाद में देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो होता है ये एकदम इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में ना हो, ये अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो कि स्टिमुलस को बिना हमारी विल के दिया जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। जो रिफ्लेक्स सेक्शन है वो स्पाइनल कोड हमारी कंट्रोल करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये सडन रिएक्शन होता है। ओके, अब रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, ये जो मैंने आपको पूरा पाथवे बताया था, स्टार्टिंग में क्या थे? रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर। ये जो जितने भी 5 चीजें आई हैं बीच में, इसी पूरे को मिला के हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। देखो, इट इज द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स यानी कि वो जो मैसेज जा रहा है हर जगह। ठीक है, इट इज द pathway taken by nerve impulse in response to the reflex action। reflex action को response करने के लिए from the receptor to the spinal cord and back from the spinal cord to effector। यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया रिसेप्टर से पूरे इफेक्टर तक ऐसे ही घूम के आना है। स्टार्टिंग में रिसेप्टर से स्पाइनल कोड और फिर स्पाइनल कोड से वापस इफेक्टर तक। ये होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन समझ आएगा, रिफ्लेक्स आर्क समझ आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ये आपको इतना डिटेल में पेरिफेरल नहीं पढ़ना है लेकिन सेंट्रल पढ़ना है। ठीक है, बता देती हूँ अभी। स्पाइनल कोड हमने पढ़ लिया है, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। अब देखो, जो मैं आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस बता रही हूँ, इसी के पैरेलल में एक और होता है हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एक है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दोनों की जो बेसिक यूनिट है वो न्यूरॉन है। नाम ही जब नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा था 9th क्लास के अंदर, तो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी, दोनों की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होती है। ठीक है, देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैंने आपको बताया ब्रेन एंड स्पाइनल कोड होते हैं। ठीक है, ब्रेन हमारे पास कितने टाइप का है? ब्रेन है हमारे पास 3 टाइप का। कौन कौन सा? फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक है हमारे पास हाइंड ब्रेन। ब्रेन हमारे पास 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। ये 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अभी हम इसके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। ठीक है, इन सब की डेफिनेशन भी होगी। इनके पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन की कोई भी पार्ट नहीं होता। ठीक है, स्पाइनल कोड मैंने आपको अभी वो बताया जो सडन रिस्पॉन्स देने के लिए काम आते हैं, उसे हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। ये है हमारे 2 पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ठीक है, एमएस का मतलब है नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंटर में प्रेजेंट है, यानी कि हमारा ब्रेन
और ये जो हमारे पीछे स्पाइनल कोड होती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि जो सेंटर में प्रेजेंट है। अब पेरिफेरल, ये तो हो गया सेंटर का, तो बचा कौन सा, साइड वाला, यानी कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये हमारे साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि हमारे दोनों हाथ, हमारे दोनों पैर और थोड़ा सा यहाँ, ये सब कुछ क्या होता है, ये हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। होगा इनमें भी न्यूरॉन ही, इसमें भी न्यूरॉन है, इसमें भी न्यूरॉन है, ठीक है। अब ये दो टाइप के, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सोमैटिक वो होता है जिसे हम कंट्रोल करते हैं, हमारे जो भी वॉलेंट्री होते हैं, यानी कि पेरिफेरल है यानी कि साइड वाला, ये जो है, ये मैं से अपना हाथ हिला रही हूँ, मैं अपने पैर हिला रही हूँ, मैं चल रही हूँ, ये सब क्या है, ये मेरे कंट्रोल में, यानी कि वॉलेंट्री एक्शन है, तो वो किसके अंदर आते हैं, सोमैटिक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब एक है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमस क्या होता है, जो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी कि जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होते, जो हमारे विल पावर से कंट्रोल नहीं किए जाते, ठीक है। अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी हमें इसे इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन नाम नाम याद रख लो, ये इनफ हो जाएगा, ठीक है। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम भी दो टाइप का है, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट, यानी कि इसके अंदर अगर हमें किसी से फाइट करनी हो, या फिर फ्लाइट मतलब हम ऐसे एकदम एक्साइटमेंट ऐसा कोई भी चीज हो, तो उसे फाइट एंड फ्लाइट यानी कि सिंपैथेटिक के अंदर डाला जाएगा, और ये भी ऑटोनोमस होता है। अब जैसे अगर किसी से फाइट करनी हो और अगर कोई हमें बहुत ज्यादा तेज से मार रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको भी एकदम ऐसे मारते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, बट हमारे हाथ ऐसे ही चलते रहते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, सिंपैथेटिक ऑटोनोमस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक है पैरासिम्पैथेटिक, इसमें क्या होता है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जब हम रेस्ट कर रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे, हम आराम से बैठे, हमने कुछ टाइम पहले कुछ खाना खाया और वो डाइजेस्ट हो रहा है, वो क्या है, वो भी इनवॉलेंट्री यानी कि आएगा, वो भी ऑटोनोमस के अंदर। ये पैरासिम्पैथेटिक जब वर्क करता है, जब हम रेस्ट में हो, ना तो हमने फाइट करनी है ना हमें फ्लाइट करनी है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ये डाइजेशन जो होता है ये इनवॉलेंटरी है, लेकिन सिंपैथेटिक के अंदर नहीं आएगा, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे फ्लाइट का मतलब हम फियर से भी ले सकते हैं, यानी कि जब हमें फाइट करनी हो या फिर हमें किसी भी टाइप का कोई भी फियर हो, ठीक है। ये क्लियर होगा। नर्वस सिस्टम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम दो टाइप के, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीजें, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। पेरिफेरल के अंदर दो चीजें, कौन कौन से, सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। सोमैटिक का कोई पार्ट नहीं है, ये क्या होता है, ये हमारे वॉलेंट्री जितने भी एक्शंस होते हैं, ठीक। ऑटोनॉमस के अंदर दो पार्ट है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कब होता है, जब हमें फाइट करनी है या हमें कोई भी फियर है, ये सब कुछ। पैरासिम्पैथेटिक कब होता है, जब हम रेस्ट में हो, कोई ऐसी डाइजेशन वाली एक्टिविटी चल रही है हमारे अंदर, यह है पैरासिम्पैथेटिक। ये दोनों ऑटोनॉमस है, ये हमारे वॉलेंट्री है, ये साइड का है पूरा यहाँ वाला, और ये पूरा सेंटर का, ठीक है। ये पार्ट होता है हमारा नर्वस सिस्टम। अब हमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम और ज्यादा डिटेल से बात करें तो हमें ब्रेन को ज्यादा पढ़ना है, स्पाइनल कोड मैंने आपको जितना बता दिया उतना ही पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा सा और 5-6 पॉइंट है स्पाइनल कोड के, वो हम आगे बात कर लेंगे। ये ब्रेन के बारे में हमने तीनों पार्ट पढ़ने, ये पढ़ने, ये ज्यादा पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, और अगर हम देखें तो ये ज्यादा पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ठीक है। इतना क्लियर हो, आगे चलते हैं। सो अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बेसिक सा एक डायग्राम दिखा देती हूँ, ये हमारी एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस टाइप से डिजाइन किया गया है कि हमारे पास ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट का जो नाम है वो है हमारे पास फोर ब्रेन। सेकेंड पार्ट जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन है, इसके कोई पार्ट नहीं होते। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक है सेरिब्रम, एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। इसकी मैं लोकेशन बता देती हूँ। जो हमारा सेरिब्रम पार्ट होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। देखो ये जो पूरा जितना भी ये कर्व सा बना हुआ है, ये पूरा सेरिब्रम का बना है। फिर है थैलेमस, थैलेमस यहाँ पे लाई करता है। थैलेमस के जस्ट नीचे होता है हाइपोथैलेमस, ये ऊपर थैलेमस है, इसके नीचे है हाइपोथैलेमस। ये जो 3 पार्ट है, ये हमारे 3 पार्ट फोर ब्रेन के। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास मिड ब्रेन, जो इस जगह पे लोकेटेड होता है, बिल्कुल फोर ब्रेन के साथ में। ये बिल्कुल फोर ब्रेन के साथ में लोकेटेड होता है, जिसे हम मिड ब्रेन बोल रहे होते हैं। इसका कोई पार्ट नहीं होता, ये अकेला सिंगल होता है।
उसके बाद आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी बोल सकते हैं, हाइंड ब्रेन भी बोल सकते हैं, दोनों सही है। हाइंड ब्रेन के भी हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। हाइंड ब्रेन तीन पार्ट्स में है, कौन कौन से? एक तो है सेरिबेलम, ये इससे अलग है, ये सेरिब्रम और ये है सेरिबेलम। ये है मेडुला और ये पोन्स। ये हमारे पास हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। सो टोटली हमारे पास तीन पार्ट्स हो गए ब्रेन के, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तीन पार्ट्स ही होगी। और फोर ब्रेन के जो तीन पार्ट है वो है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन का कोई और पार्ट नहीं होता। और जो हमारे पास हाइंड ब्रेन है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला। अब हम इनकी डेफिनेशन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। ब्रेन के तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा ब्रेन के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ब्रेन होता क्या है, क्या इसका काम होता है, ये सब कुछ। तो देखो, सबसे पहले इट इज अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। यानी कि हमारे कंट्रोल, हमारा अपने आप कंट्रोल करने के लिए, हमारे सभी पार्ट्स के ऊपर कोऑर्डिनेट करने के लिए जो हमारा मेन ऑर्गन होता है वो हमारा होता है ब्रेन। अब ब्रेन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होते हैं हमारे पास न्यूरॉन, जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूरॉन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ऑल एवरीथिंग। तो बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन इज न्यूरॉन। न्यूरॉन की बेसिक, सॉरी, ब्रेन की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है हमारे पास न्यूरॉन। इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड क्रैनियम कैविटी ऑफ स्कल। अगर मैं आपको थोड़ा सा और डीपली बताऊं, तो जैसे हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर अभी देखा था, थोड़ा सा मेरा स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ये मान लो सबसे ऊपर का जो वो सेरिब्रम होता है उसके ऊपर जो लेयर होते हैं अभी वो बना रही हूँ मैं। इसके ऊपर ऐसे तीन लेयर्स होते हैं, ये एक, दो और ये तीन। इन तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जो ब्रेन होता है, सेरिब्रम वगैरह सब कुछ, जितना भी हमारा ब्रेन का पार्ट होता है उसके ऊपर तीन लेयर्स होते हैं। कौन कौन से? ड्यूरामेटर, आर्किनोइड, पायोमेटर। पूरा मैं आपको डिफाइन करूंगी, पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ कि क्या होता है, कैसे प्रोटेक्टेड होता है। देखो, जो ये तीन लेयर है, सबसे पहले तो ये तीन लेयर होते हैं और इन तीन लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है इन लेयर्स के अंदर। फिर इसके ऊपर जो होता है, इसके ऊपर होती है हमारी जो हमें यहाँ से स्किन दिखती है, अगर हम अपने बालों को हटा के देखें तो जो स्किन होती है ये इसके ठीक ऊपर होती है। सॉरी, स्किन नहीं होती, इसके ऊपर होती है हमारी क्रैनियम कैविटी, जिसको हम स्कल बोलते हैं हिंदी में, जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं। तो उसके ऊपर होती है वो स्कल। स्कल के ऊपर होती है हमारी स्कैल्प स्किन, जो हमें यहाँ से दिखाई देती है। उसके ऊपर होते हैं हेयर्स। तो देख सकते हैं आप कि हमारा जो ब्रेन है वो कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड होता है। ऐसे हमारे स्पाइनल कोड होते हैं, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, इट इज प्रोटेक्टेड इनसाइड अ क्रैनियम कैविटी ऑफ स्कल। स्कल की क्रैनियम कैविटी के अंदर ये प्रोटेक्टेड हो रहा होता है। कौन? ब्रेन। जो ये स्कल के अंदर जितनी भी कैविटी है, अगर हम ब्रेन को हटा दे तो जो ये खाली जगह, जो ये कैविटी है, इसको हम बोलते हैं क्रैनियम कैविटी। अब नेक्स्ट है, इट इज सराउंडेड बाय थ्री मेम्ब्रेन। मैंने आपको बता दिया। उन तीनों को अगर हम कंबाइनली बोले तो हम उनको बोलेंगे मेनिंजेस, which is which protect our brain from मैकेनिकल इंजरी। जितनी भी इंजरी हमारे ब्रेन को हो सकती है वो जो ये तीन मेम्ब्रेन है जिसको हम मेनिंजेस बोलते हैं वो ब्रेन को बचा लेते हैं इन तीनों को होने से। अब ये तीन जो मैं आपको बता रही थी, ये कौन कौन सी है? देखो, एक है ड्यूरामेटर, एक है आर्किनोइड और एक है पायामेटर। आप ऐसे याद रखो, जो ड्यूरामेटर है वो सबसे दूर है। ड्यूरा यानी कि दूर, सबसे दूर यानी कि ब्रेन के जो सबसे लास्ट में आएगी वो हमारी ड्यूरामेटर, जो कि हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। अब तीन है, जो हमारी मिडल वाली है वो उसको हम बोलते हैं आर्किनोइड, जो कि हमारी मिडल लेयर होती है। पायामेटर वो लेयर होती है जो ब्रेन के बिल्कुल पास होती है, पायामेटर इनर लेयर होती है। ठीक है। अब एक और बात जो मैंने आपको पहले भी बता दी है, इन तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और अ, शायद आपको पता हो या ना भी पता हो, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज 1.4 टू 1.6 केजी। यानी कि जो है हमारा ब्रेन होता है ये 1400 से 1600 ग्राम, यानी कि अराउंड अराउंड 1.5 किलो का होता है। तो अब ये हमने थोड़ा सा ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। चलो, हमने ब्रेन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया, अब हम ब्रेन के स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिखाया था उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके सारे जितने भी वर्क्स है, फंक्शंस है, वो समझ लेते हैं। तो देखो, जो हमारा ब्रेन होता है मैंने आपको बता दिया, इसके तीन पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं।
इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम फोरब्रेन का पार्ट है। सेरिब्रम जैसे कि लार्जेस्ट पार्ट था, तो ये किसके अंदर लोकेटेड होता है? ये होता है हमारे फोरब्रेन के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फोरब्रेन है वो भी सबसे लार्जेस्ट पार्ट होगा। किन किन के अंदर? फोरब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट फोरब्रेन। अगर हम बात करें पूरे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट, वो होता है हमारे पास सेरिब्रम। ठीक है, देखो ये हो गया, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एंटीरियर मोस्ट यानी कि अब जैसे मैं यहाँ पे ऐसे खड़ी हूँ, अगर यहाँ से मेरा ब्रेन देखने की कोशिश की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे फोर ब्रेन ही दिखाई देगा। जो ये मिड ब्रेन होता है ये हमारे बीच में होता है, जो हाइंड ब्रेन होता है यहाँ पे पीछे की साइड होता है। सबसे एंटीरियर मोस्ट जो पार्ट होता है वो हमारा होता है फोर ब्रेन। ठीक है, इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, बॉडी टेम्परेचर एंड थिंकिंग। अब वॉलंटरी एक्शंस वो एक्शन होते हैं जो हम हमारे विल पावर से यानी कि हमारी इच्छा से हम उनको कंट्रोल कर पाए। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं अपने हाथ हिला रही हूँ, मैं इस मार्कर से हिल रही हूँ, मैं चल रही हूँ, एवरीथिंग जो भी मैं अपनी विल पावर से कंट्रोल कर सकती हूँ वो होते हैं हमारे वॉलंटरी एक्शंस। बॉडी टेम्परेचर यानी कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है। एक बात बता देती हूँ, जैसे कि हमें फीवर होता है तो क्या होता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो फीवर मतलब अगर हमें फीवर होगा तो जितने भी बैक्टीरिया है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को सबसे पहले एक ही काम आता है, वो काम है हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई कर देना, जिससे उन बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। लेकिन हमारी बॉडी इस चक्कर में ये चीज भूल जाती है, जो हमारे अंदर हमारे हार्मफुल नहीं है जो बैक्टीरिया, हमारे यूजफुल बैक्टीरिया हो सकते हैं, हमारे जो एंजाइम, जैसे कि ये भी बोलते हैं कि फीवर में भूख बहुत कम लगते हैं। तो ये सब जो कुछ होता है ना, ये इम्यून सिस्टम के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, अगर हमने एक रोटी खाई सुबह, जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है उन्होंने भी फंक्शन करना बंद कर दिया जब जब इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज कर दिया था। तो इसलिए हमें भूख भी कम लगती है फीवर के टाइम पे। तो ये सब जो बॉडी टेम्परेचर है, थिंकिंग वगैरह, वॉलंटरी एक्शन, सब कुछ हमारा फोरब्रेन कंट्रोल करता है। अब देखो फोरब्रेन के तीन पार्ट्स कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आगे बात करेंगे। सेरिब्रम क्या होता है? इट इज द लार्जेस्ट पार्ट, बार बार बता दिया। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। जो हमारा सेरेब्रम होता है ये एक राइट साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है। ये ऐसे किससे डिवाइडेड होता है? सेरेब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ये डिवाइडेड हो रहा होता है। अब इसके फंक्शन देखो। इट इज द मेन पार्ट फॉर थिंकिंग। जो मैं थिंकिंग यहाँ पे लिखा है ये फोर ब्रेन, इसमें सेरेब्रम करता है थिंकिंग का काम। अब ये हो गया। ऑल आर थॉट, अंडरलाइन कर देते हैं, थॉट है, इमोशंस है, सेंसेशंस है, सब कुछ जो कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन के अंदर वो हमारा पार्ट होता है सेरिब्रम। अब नेक्स्ट देखो, इट इज द कंट्रोल सेंटर फॉर मेमोरी एंड पेन। जैसे कि मैंने आपको वो रिफ्लेक्स आर्ट वाला क्वेश्चन बताया था, कौन करवाता था? वो करवाते थे हमारे स्पाइनल कोड। और स्पाइनल कोड से जो मेमोरी बनाने के लिए मैसेज जाता है ब्रेन तक, वो कहाँ पे जाता है? वो जाता है सेरिब्रम के अंदर। वो ही मेमोरी बनाता है, वो मेमोरी बनाता है। पेन की हो सकती है या फिर कोई भी हमारे खुशी की कोई भी हमारी मेमोरी हो सकती है, तो वो सब कौन करता है? वो सेरिब्रम करता है। नेक्स्ट पार्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? इसके कोई ज्यादा बड़े फंक्शन नहीं है। इट एक्ट एज अ रिले सेंटर फॉर ऑल सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। याद रखना, मैंने यहाँ पे न्यूरॉन्स नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेशन। यानी कि थैलेमस क्या करता है? जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे ये स्पाइनल कोड वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले वो ब्रेन के अंदर थैलेमस के पास आती है। थैलेमस फिर ये डिसाइड करता है कि उसको सेरिब्रम को देना है, किसी हाइंड ब्रेन के पार्ट को देना है, मिड ब्रेन को देना है, एवरीथिंग सबसे पहले वो आती है थैलेमस के पास। यानी कि जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएगी कौन लेके आएगा? सेंसरी न्यूरॉन। वो जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो पहले थैलेमस के पास, फिर थैलेमस डिसाइड करता है कि वो और आगे किसको देगी। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं हाइपोथैलेमस के पास। अब हम पढ़ लेते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। फोरब्रेन के हमने दो पार्ट्स को पढ़ लिया है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? इट इज सिचुएटेड बिलो थैलेमस। ये थैलेमस के नीचे सिचुएटेड या फिर लोकेटेड या फिर प्रेजेंट होता है। इट्स मेन फंक्शन इज टू कंट्रोल बायोलॉजिकल ड्राइव्स सच एज हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप। यानी कि हमें भूख लगना, हमें प्यास लगना, हमें नींद आना, ये सब जो हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स है, ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। अब थोड़ा सा
एक्स्ट्रा बता देती हूँ, बायोलॉजी के अंदर दो वर्ड होते हैं, एक होता है हाइपो और एक होता है एपी। अब जो हमारा थैलेमस, जो हमने एक पार्ट पढ़ा था, थैलेमस अगर किसी भी वर्ड के आगे हाइपो लगा मिल जाए, यानी कि उस मेन वर्ड के नीचे वो वाली चीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि जो हमारा थैलेमस था, उसके आगे जब हमने हाइपोथैलेमस लगा दिया, मतलब कि वो जो हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है वो थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होगा। अब एक वर्ड है एपी। एपी का मतलब होता है, अगर हम किसी वर्ड के आगे एपी लगा देते हैं तो इसका मतलब वो होगा कि जो एपी वाला वर्ड है वो मेन वर्ड से ऊपर प्रेजेंट होता है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हाइपो हाइपो का तो आपको पता चल गया, हाइपोथैलेमस। अब जैसे ये होता है हमारे पास, ये हमारे यहाँ वाला रीजन है, यानी कि ये हमारे पास फूड पाइप और ये हमारे पास विंड पाइप। ये ट्रैकिया बोलते हैं, इसको ईसोफेगस बोलते हैं। अब ये जो दोनों पाइप है, इनके बीच में एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो विंड पाइप को क्लोज करने के काम विंड पाइप को क्लोज करने का काम होता है, जब हमें खाने को इनगल्फ या फिर खाने को जब हमें स्वेलो करना होता है। तो ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक यहाँ पे जो विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग को हम बोलते हैं ग्लोटिस। इस ओपनिंग को बोला जाता है ग्लोटिस। और जो ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, अब ये स्ट्रक्चर ग्लोटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, एपी का क्या मतलब होता है, अगर किसी वर्ड के आगे एपी लगा देते हैं मतलब कि वो उससे ऊपर प्रेजेंट होगा। ये क्या है, ये है ग्लोटिस। और इसके आगे जब हम एपी लगा देते हैं, अब ये क्या बन गया, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस नाम होता है इस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर का। तो ये बायो की थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात थी हाइपो और एपी के बारे में। हाइपोथैलेमस यानी कि हमारा जो फोर ब्रेन है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं मिड ब्रेन के पास। मिड ब्रेन क्या होता है, इसका कोई पार्ट नहीं है, इसलिए ये सबसे आसान होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट एंड थिकर पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे छोटा और सबसे थिकर पार्ट होता है ब्रेन के अंदर। प्रेजेंट बिटवीन, किस किस के बिटवीन प्रेजेंट होता है, ये फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन के बिटवीन। यानी कि जो हमारे यहाँ पे फोर ब्रेन है और जो हमारे यहाँ पे पीछे हाइंड ब्रेन है, ये इसके बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन देखो, इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक इन रेस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। अब यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होगा आपके पास कि जो रिफ्लेक्स मूवमेंट है वो तो हमारे स्पाइनल कोड कंट्रोल करती है, तो ये ब्रेन के पास कैसे आ गया। अब देखो, यहाँ पे एक और चीज लिखी हुई है, विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस। अब हमें कोई ये बोले कि आपकी तरफ बॉल आ रही है और वो इतनी स्पीड से आ रही है कि वो हमारे पूरे फेस को डैमेज कर सके, बहुत भारी बॉल है, तो हम क्या करेंगे, अपने सिर को ऐसे हिलाएंगे ताकि वो हमारे फेस पे आगे ना लगे, या फिर कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारा फेस बच जाए। ठीक है, तो फिर अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो बॉल आएगी, हमने क्या किया, उस बॉल के साथ के है, लेकिन अब वो जो बॉल आएगी हमें अपने फेस को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उस बॉल का जो हमें स्टिमुलस मिला है, वो स्टिमुलस हमें किस टाइप से मिला है, वो एक ऑडिटरी स्टिमुलस था, मतलब वो हमें हमने उसको सुना है किसी से कि हमारी तरफ बॉल आ रही। तो वो जो ऑडिटरी स्टिमुलस है, मैंने आपको रिसेप्टर के बारे में बता दिया था कि जो हमारे ईयर के अंदर फोनो रिसेप्टर होते हैं, वो स्टिमुलस को रिसीव करेंगे और ये थैलेमस के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर थैलेमस डिसाइड करेगा किसको देनी है। तो अब यहाँ पे जो थैलेमस है वो मिड ब्रेन को देगा इस इंफॉर्मेशन को। मिड ब्रेन क्या करेगा, अब देखो, एक तो यहाँ पे स्पाइनल कोड है, एक यहाँ पे हमारे पास मिड ब्रेन है, और स्टिमुलस कैसे आया हमारे पास, ईयर से। इनकी दो पाथवे हो गई, ईयर से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो एक तो हम ब्रेन के पास लेके जाए, एक हम पीछे स्पाइनल कोड के पास लेके जाए। छोटा रास्ता कौन सा है, जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है वो बहुत ज्यादा फास्ट करना होता है, इसलिए उसको सबसे छोटा पाथवे क्रॉस करना होता है। तो सबसे पास में तो हमारे पास ब्रेन है, यानी कि स्पाइनल कोड से पास मिड ब्रेन। तो इसलिए वो जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, कौन कौन से स्टिमुलस, ये भी याद रखना, विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलस, वो हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। किस किस पार्ट के, हेड के, नेक के और ट्रंक के। अब एक और काम है इसका, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। ये भी हमारे आंख के अंदर होता है। शेप ऑफ लेंस, ये भी आंख के अंदर होता है। और आई बॉल मूवमेंट, ये तीनों पार्ट्स हमारे आंख के अंदर होता है, जो हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के अंदर पढ़ेंगे। तो जो हमारा साइज ऑफ प्यूपिल, ये कभी बड़ा हो जाता है कभी छोटा हो जाता है। हमारे शेप ऑफ लेंस और जो हमारे आई बॉल, यानी कि जो हमारे ये ब्लैक ब्लैक जो बॉल होते हैं, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम हमारा मिड ब्रेन का ही होता है।
अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हाइंड ब्रेन के पास। ब्रेन का लास्ट पार्ट आ जाता है। इस पेज के बाद हमारा जो ब्रेन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फिर स्पाइनल कोड को, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो देखो, अब हाइंड ब्रेन जो कि हमारा थर्ड पार्ट होता है ब्रेन का, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब जैसे फोर ब्रेन के केस में मैंने आपको क्या बताया था, जो फोर ब्रेन है वो सबसे इंटीरियर मोस्ट यानी कि सबसे आगे का पार्ट है। थोड़ा समझो, जो क्या था, जो फोर ब्रेन है वो एंटीरियर मोस्ट, जो मिड ब्रेन है वो बीच में होगा, और जो है हमारा पीछे का जो पार्ट है इनकी पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होता है, ये हमारे पास हाइंड ब्रेन। इट इज द पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। अब जैसे फोर ब्रेन के तीन पार्ट थे, ऐसे इसके भी तीन पार्ट है, लेकिन सबसे अच्छा मुझे मिड ब्रेन लगता है क्योंकि उसका कोई पार्ट नहीं है और उसको याद करने में भी आसानी रहती है। तो देखो, अब फोर ब्रेन के भी तीन पार्ट थे, इसके भी तीन पार्ट है, और फोर ब्रेन का जो एक पार्ट था ना, सेरिब्रम, ऐसे ही इसका एक मिलता जुलता हाइंड ब्रेन का भी पार्ट है, वो है सेरिबेलम। ये दोनों आपस में जुड़वा भाई, काम भी थोड़ा थोड़ा सा सेम करते हैं। काम नहीं मतलब उसके नाम पर बता देते हैं। सेरिबेलम, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या था? सेरिब्रम था हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट। कौन? सेरिब्रम। अब है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या है? इट इज द सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा होगा कौन? सेरिब्रम। उससे छोटा सेरिबेलम, और जो बाकी जितने भी पार्ट बचे वो इन दोनों से ही छोटे हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखो। द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम इज टू मेंटेन बैलेंस एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। यानी कि अब जैसे हम पहले छोटे बच्चे थे, क्या था, हम छोटे बच्चे थे, हमें चलना नहीं आता था। हम जैसे धीरे धीरे बड़े हुए में चलना आया। जैसे छोटे बच्चे ऐसे चलते हैं ना, मतलब अपने पेट के बल होकर, तब तक हमें अच्छे से बैठना उठना कुछ नहीं आता था। लेकिन जो हमारे पास सेरिबेलम होता है उसी की वजह से हम ऐसे आज चल पा रहे हैं। यानी कि जो हमारे बॉडी का बैलेंस और पोस्चर बनाने का काम करता है वो हमारा सेरिबेलम करता है। कैसे? जब हम छोटे बच्चे थे हमें चलना फिरना बैठना उठना कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा जो सेरिबेलम है इसे समझ आया कि कैसे लोग चलते फिरते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, ये सब इसने सीखा और फिर ये हमारी बॉडी को सिखाया। ऐसे ही होता है कि जो सेरिबेलम है ये हमारी बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने के लिए काम आता है। अब इतना हो गया। जो सेरिबेलम है इट ऑल्सो हेल्प इन मोटर लर्निंग। यही बात है कि हम जैसे बचपन से हमें चलना फिरना है, वो सेरिबेलम के कारण आया है, उसे हम बोल रहे हैं मोटर लर्निंग। अब नेक्स्ट जो है वो है हाइंड ब्रेन का सेकंड पार्ट, मेडुला ऑब्लिंगाटा। हमें इसे ओनली मेडुला भी बोल सकते हैं। इट इज द इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ स्कल। यानी कि जो हमारी स्कल होती है, ये जो हमारी स्कल है इसका जो बेस यानी कि यहाँ वाला जो पार्ट है, जो स्पाइनल कोड, एक बात याद रखना, जो स्पाइनल कोड होती है हमारी वो मेडुला ओब्लिंगाटा से अराइज होती है। यानी कि स्पाइनल कोड मेडुला से अटैच भी होती है। इट इज प्रेजेंट एट द बेस, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे ब्रेन की या फिर स्कल की। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज। वॉलेंट्री एक्टिविटीज या फिर वॉलेंट्री एक्शंस कौन से होते हैं जो हम कंट्रोल करते हैं। अब इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, यानी कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि वॉमिटिंग होना, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टालिसिस। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं जो कि हमारी ईसोफेगस शो करती है, लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे। और जो हमारे स्वेलिंग, हम खाने को निगलते हैं, ये सब क्या है, हमारी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है। और इंटरनल ऑर्गन, बाहर की नहीं, इंटरनल ऑर्गन की जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है ये कौन कंट्रोल करता है? ये करती है हमारी मेडुला ऑब्लिंगाटा। अब एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि बिल्कुल छोटा सा है, उसका नाम है पोन्स। इट हेल्प्स इन कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। कुछ और काम नहीं है, सिर्फ एक फंक्शन है छोटा सा, कौन सा? कि रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट सेरिब्रम क्या करता है? थिंकिंग, इमोशन, सेंसेशन, और जैसे पेन, मेमोरी, ये सब सेरिब्रम कंट्रोल करता है, हमारे वॉलेंट्री एक्टिविटीज। नेक्स्ट आता है कौन? थैलेमस, रिले सेंटर होता है सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन के लिए। फिर नेक्स्ट आता है कौन? हाइपोथैलेमस। हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव जितनी भी होते हैं, यानी कि है भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, ये सब हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। फिर आता है मिड ब्रेन। ये क्या करता है? ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है हमारे हेड, नेक एंड थोड़े से ट्रंक वाले रीजन की। फिर आ जाता है हमारे पास हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का फर्स्ट पार्ट है सेरिबेलम, हमारी बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस बनाने के लिए होता है। फिर है मेडुला, ये
इंटरनल ऑर्गन की इनवॉलेंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और फिर है सबसे लास्ट पॉन्स, ये रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है। ये ब्रेन का हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में।